हेलो एवरीवन, मैं पूनम वर्मा द नॉलेज रिसीवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मेरा क्वेश्चन था इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। इनाम गांव यानी हमारे आरंभिक गांव में से एक है। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है महाराष्ट्र के गोड नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के गोड नदी के किनारे। सो नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है आरंभिक नगर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनका विकास कैसे हुआ, कब उनकी खोज हुई, और इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे और जानेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक नगर में जानेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ और कब हुआ। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, चलिए आइए जानते हैं। तो हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो हमारे देश में पंजाब में उन्होंने रेलवे लाइन बिछानी स्टार्ट की थी। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें कई इंजीनियर्स अपॉइंट किए थे। अब इंजीनियर्स ने जब रेलवे लाइन बिछानी स्टार्ट की तो उन्हें थोड़ी दूर में पास में एक खंडर मिला और उस खंडर में उन्हें कई सारी अच्छी अच्छी ईंटें मिली और जल्दी जल्दी से उन्होंने ईंटों को लाकर उससे रेलवे लाइन बिछा दी। अब रेलवे लाइन बिछा तो दी उन्होंने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो खंडर है वो एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो उसके कुछ साल बाद, उसके काफी साल बाद, जब पुरातत्व विभाग में इसकी खोज की, जब उन्होंने इस खंडर को देखा तब उन्हें पता लगा कि ये जो सभ्यता, ये बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। ये जो खंडर है वो आज का नहीं है, वो काफी साल पुराना है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि वो कितने साल पुराना है। अब पहले तो मैं ये बता दूं, उस खंडर को क्या कहेंगे? हड़प्पा सभ्यता। वो एक हड़प्पा सभ्यता एक पुरा स्थल था जिसके बारे में उन्होंने खोज की थी। और ये सभ्यता जो है वो कितने साल पुरानी है? वो पुरानी है 4700 साल पहले की। कितनी पुरानी है वो? 4700 वर्ष पहले की। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये एक बहुत ही महान पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? कब की थी खोज? तो इन्होंने खोज की थी 1921 में। कब की थी खोज इन्होंने? 1921 में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हम जानते हैं इसके आगे के टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की गई। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता को क्या किसी और नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता को 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। कितने क्षेत्रों में बांटा गया था? हड़प्पा सभ्यता को 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला है पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा है पूर्वी क्षेत्र। क्या है? पहला है पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा है पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र को हम नगर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं? पश्चिमी क्षेत्र को नगर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और पूर्वी क्षेत्र को हम निचला शहर के नाम से भी जानते हैं। अब नगर दुर्ग की हम जब बात करते हैं तो नगर दुर्ग में विशिष्ट प्रकार की इमारतें पाई जाती हैं। ऐसी इमारतें पाई जाती हैं, विशिष्ट इमारतें पाई जाती हैं। और निचले शहर में क्या क्या चीजें पाई जाती है? निचले शहर में सड़क, नाली, कुछ इमारतें तथा अन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक विशिष्ट नगर के बारे में जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है इसका? मोहनजोदड़ो। और अब एक क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? किसने इसका पता लगा और कब? तो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले जो पुरातत्वविद हैं वो बहुत ही महान पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है रखाल दास बैनर्जी। क्या नाम है? रखाल दास बैनर्जी। तो इन्होंने कब की थी इसकी खोज? इन्होंने की थी 1922 ईस्वी में। अब बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। कब की थी? दयाराम साहनी ने।
जो एक बहुत ही महान पुरातत्वविद थे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बैनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। अब हम इसके आगे आने वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेष इमारतों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही विशेष प्रकार की इमारत थी जिसका नाम है स्नानागार। एक छोटा सा, एक बहुत ही बड़ा सा तालाब बनाया गया था जिसे एक विशेष अवसर पर यूज किया गया था और हमारे पुरातत्व विभाग में उसका नाम था स्नानागार। क्या नाम था? स्नानागार। स्नानागार की बनावट कुछ ऐसी थी और इसके चारों तरफ सीढ़ियां पाई गई हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए। और इसको एक विशेष अवसर पे यूज होता था। इसका जो पानी है वो एक कुएं के द्वारा भरा जाता था। किसके द्वारा भरा जाता था? कुएं के द्वारा भरा जाता था। और यूज होने के बाद इसको खाली भी करना पड़ता था। और इसका निर्माण हुआ था ईंटों से और चारकोल से और प्लास्टर से। जिससे निर्माण हुआ था स्नानागार का? ईंटों से, चारकोल से और प्लास्टर से। तो ये था स्नानागार। अब दूसरी हम बात करते हैं इनकी सड़कों के बारे में। यहाँ की जो सड़क थी वो बहुत ही विशेष और विशिष्ट पद्धति से बनाई गई थी, जो हम एक समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। और यहाँ की जो रोड होती थी बहुत ही चौड़ी और बहुत ही लंबी होती थी, जो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ की नाली व्यवस्था के बारे में। कौन सी व्यवस्था? नाली व्यवस्था। यहाँ की नाली व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाई गई थी और यहाँ की नाली व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और आज के आधुनिक समय में भी इसका यूज होता है। यहाँ की नाली व्यवस्था सभी घरों के पानी को अपने साथ लेती थी और आगे इसमें कूड़ा कचरा ना परेशान करे, इसका भी बहुत ही अच्छा प्रावधान था। तो ये थी हमारे मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्ट प्रकार की चीजें जो हमें आज भी ये बताती हैं कि हम कैसे आधुनिक, उस जमाने में भी लोग इतने आधुनिक हुआ करते थे और उस जमाने में भी लोग इतने तकनीकों के साथ काम करते थे, इतनी स्ट्रेटजीज के साथ काम करते थे और अपनी चीजों को आसान और अच्छे से करते थे। तो चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। हमने नाली व्यवस्था की बात कर ली, हमने सड़क की बात कर ली, हमने स्नानागार की बात कर ली। इन सभी पद्धति को हमने देखा था जो बहुत ही विशेष पद्धति से बनाए गए थे, बहुत ही योजनाबद्ध तरीकों से बनाए गए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे, जो हमें आज के टाइम में भी ये जानकारी देता है कि हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करके, कैसे हम योजना बना के, कैसे प्लानिंग करके हम चीज़ों को बहुत ही अच्छी और आसान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब यहाँ पे इतनी सारी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाई, तकनीक से बनाई गई थी, इतनी अच्छी पद्धति से बनाई गई थी, तो यहाँ की नगर व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की जो नगरीय जीवन था वो कैसा था? तो यहाँ का जो नगरीय जीवन था वो बहुत ही अच्छा था। कैसा था? नगरीय जीवन काफी अच्छा था। यहाँ के लोग समृद्ध थे और यहाँ के लोग कई चीजों का यूज करते थे, कई चीजों यानी सोने चांदी बहुमूल्य आभूषणों का यूज करते थे। ये बाहर से मंगवाया भी करते थे, ये बाहर से आयात भी करा करते थे। और यहाँ पे स्त्री और पुरुष का दर्जा भी अच्छा था और यहाँ पे सभी को सभी तरह की समानता थी और सभी चीजों को रखने की स्वतंत्रता थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की कुछ विशिष्ट वस्तुओं के बारे में। विशिष्ट वस्तुओं का नाम है बाट, मनके और फलक। क्या नाम है? बाट, मनके और फलक। बाट का जो निर्माण होता है वो होता है चर्ट नाम के पत्थर से। किससे होता है? चर्ट नाम के पत्थर से। और बाट का यूज क्यों होता था? बाट का यूज होता है बहुमूल्य आभूषणों को तोलने के लिए होता था। किस लिए यूज होता था? बहुमूल्य आभूषणों। सबसे पहली बात है, जितना भी मैं लिखवाती हूँ वो सभी आप नोट डाउन करेंगे ताकि आपको इन सभी के बारे में याद रह सके। तो क्या किस लिए यूज होता था बाट का? बहुमूल्य आभूषणों को तोलने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनकों के बारे में। मनके किससे बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे कार्नेलियन के पत्थर से। किससे बनाए जाते थे? कार्नेलियन के पत्थर से। और इसका यूज क्यों होता था? ये बनाया कैसे जाता था? सबसे पहले इसे सांचे में डाला जाता था, फिर इसमें छेद किए जाते थे और इसे मालाओं में पिरोया जाता था। क्या क्या यूज होता था इसका? मालाएं बनाने में। और ये सिर्फ एक ही आकार का नहीं होता था, ये अलग अलग आकारों के सांचों में ढाला जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फलक। फलक किससे बनाए जाते थे? फलक भी पत्थरों से बनाए जाते थे, लेकिन पत्थरों में धारदार चीजें होती थी। मतलब जो फलक थी उसकी शेप कुछ ऐसी होती थी, पत्थरों में
धार बनाई जाती थी और वो फलक के काम आती थी। तो अब हमने बात की थी यहाँ की कुछ विशिष्ट वस्तुओं के बारे में, जिसका नाम है बाट, मनके और फलक। सो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे फ्यांस के बारे में। फ्यांस एक विलासिता वस्तु में से, फ्यांस के जो पात्र बनाए जाते हैं वो एक विलासिता वस्तु में से एक है। तो फ्यांस का निर्माण होता है बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से। किससे होता है? बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से। बालू यानी रेत, बालू किसे कहते हैं? रेत को भी कहते हैं। और इसका जो कलर होता था वो नीले या समुद्री हरे रंग का होता था। यानी कोई भी चीज बनाई जाती थी उस पर पहले चिकनी मिट्टी का लेप लगाया जाता था। जैसे नॉर्मल मैं ये मार्कर बना रही हूँ, तो ये मार्कर में पहले मैं इस बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से मार्कर बनाऊंगी और उसके बाद इसमें एक चिकनी मिट्टी का लेप लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? चिकनी मिट्टी का लेप। और उसके बाद इसमें जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा? नीले या समुद्री हरे रंग का कलर होगा। कौन सा कलर होगा? नीले और समुद्री रंग का, नीले या समुद्री हरे रंग का कलर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्यांस से क्या और भी चीजें बनाई जाती है। तो फ्यांस से कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे मन के, अभी हमने पढ़ा था मन के कौन से किस पत्थर से बनाए जाते हैं? कार्नेलियन के। लेकिन कुछ मन के फ्यांस से भी बनाए जा सकते हैं। तो कोई किस किस चीजों का निर्माण होता था? मनकों का, चूड़ियों का, बाले का और कुछ छोटे बर्तनों का। तो ये था फ्यांस के बारे में। अब हम जानते हैं इसके आगे के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं यहाँ पे कच्चे माल की खोज, यानी कच्चे माल का आयात यहाँ पर कहाँ से होता था। तो तांबा जो है, तांबे का जो आयात होता था वो कहाँ से होता था? राजस्थान से और ओमान से। कहाँ से होता था? राजस्थान और ओमान से। और नेक्स्ट बात करते हैं टीन की। टीन का जो आयात होता था वो कहाँ से होता था? ईरान से और अफगानिस्तान से। सोने का आयात होता था कर्नाटक से, और आज भी कर्नाटक से सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, क्योंकि कर्नाटक में सोने की बहुत बड़ी खदान है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुमूल्य पत्थर के बारे में। बहुमूल्य कहाँ से प्राप्त, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो ये थे हमारे कच्चे माल के आयातित क्षेत्र, कि ये जो कच्चा माल है वो कहाँ से क्षेत्र, कौन से क्षेत्रों से आता था और कहाँ से प्राप्त होता था। अब हम बात करते हैं यहाँ के भोजन के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता काल में लोगों का भोजन। आगे हम बात करते हैं नगर में रहने वाले लोगों के भोजन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर अनाज का उत्पादन होता था और पशुपालन होता था। अनाज का उत्पादन कौन करते थे? अनाज का उत्पादन करते थे यहाँ पर रहने वाले किसान। और यहाँ पर रहने वाले किसान यहाँ के शासक को, लेखक को, दस्तकार को, इन सभी को खाद्य पदार्थ प्रदान किया करते थे। और यहाँ पर उत्पादन कौन सी चीजों का होता था? तो यहाँ पर उत्पादन होता था गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, इन सभी का यहाँ पर उत्पादन किया जाता था। और पशुपालन कौन से जानवरों का होता था? भेड़, गाय, भैंस और बकरियों का पशुपालन होता था। तो ये था हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों के भोजन के बारे में, कि कहाँ से किस रूप में उन्हें भोजन प्राप्त होता था और कैसे वो अपनी खेती किया करते थे। और यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि जब भी बारिश नहीं होती थी तो ये किसान अपनी तरफ से व्यवस्था करते थे पानी की। जैसे आज के टाइम में भी पानी की व्यवस्था की जाती है, उसी टाइम पे पहले भी पानी की व्यवस्था की जाती थी। कि मानसून का नॉर्मली ऐसा रहता है, कभी कभी बारिश नहीं होती है, तो उस हिसाब से इन किसानों को अपनी व्यवस्था करनी पड़ती थी। मोहरबंदी की व्यवस्था के बारे में, मोहरबंदी की व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो आज के टाइम में जो सील पैक की बात करते हैं बिल्कुल सेम वही है। जैसे हम कोई भी पैकेट होता है, अगर उसमें हमें ये पता करना है कि रास्ते में कोई में दिक्कत ना हो, किसी ने उसे ओपन ना किया हो, तो उसमें हम सील लगा देते हैं। अगर वो सील टूटी मिली यानी इसमें कोई दिक्कत है। तो उसी तरह से यहाँ पे मोहरबंदी की व्यवस्था थी। जैसे एक सामान को कोई दूसरी जगह पर ले जाना है तो वो गीली मिट्टी का लेप लगा देते थे और उसके ऊपर एक मोहर से स्टैम्प मार देते थे। इससे ये पता चलता था अगर वो सील टूटा मिला मतलब रास्ते में उसमें कोई दिक्कत आई है, अगर नहीं मिला मतलब वो सेफ्टी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था लगभग 3900 साल पहले, आज से लगभग 3900 साल पहले। और ये इसका जो अंत था उसका जो मेन कारण है वो क्यों था? जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन को आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, आज के टाइम पे भी बहुत ही विनाशकारी मुद्दा है जिसे हमें अवेयरनेस की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज्यादा विनाशकारी परिवर्तन, विनाशकारी चीजें ला सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन यहाँ पर कैसे आए थे। यहाँ पर काफी लोगों ने सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाने शुरू कर दिए थे। इससे यहाँ पे नाली व्यवस्था खराब हो गई और नाली व्यवस्था खराब होने के बाद यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के साथ कुछ बाढ़ भी आए, भूकंप भी आए और साथ ही साथ कई सारे लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिससे हमें ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की कमी हो गई थी। तो ये था हमारा कारण कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, और मेरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन देशों में पाया जाता है। मतलब ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता कितने दूर में फैला हुआ है, जो कितने देशों को अपने अंदर लेता है। तो ये मेरा क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में पाया जाता है, कितने देशों में ये फैला हुआ है। अगली वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और याद करते रहिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।